हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज गर्ग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेडिकल लॉ एकेडमी में। आशा करता हूं एफआईआर सीरीज के पिछले तीनों भाग आपको पसंद आए होंगे और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरी पिछली एफआईआर सीरीज को जरूर देखें। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी radicallawacademy@gmail.com और मेरे टेलीग्राम चैनल रेडिकल लॉ एकेडमी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बोला था, मैं आपके लिए आज लाया हूं इस सीरीज से संबंधित वेरियस स्टेट जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे गए MCQs विद एक्सप्लेनेशंस। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो पॉज कर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखें कि आखिर में आपके कितने क्वेश्चंस के सही आंसर हैं। चलिए शुरू करते हैं। Information regarding occurrence of cognizable offence is recorded by an officer in charge of a police station under which provision of the Code of Criminal Procedure 1973। ये क्वेश्चन MP सिविल जज 2009, हिमाचल प्रदेश 2014 और तमिलनाडु में 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 149, सेक्शन 154, सेक्शन 155 एंड सेक्शन 200। तो देखिए ऑब्वियसली इसका आंसर सेक्शन 154 है क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 154 में, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ही तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। अच्छा, जब भी हम किसी का आंसर देते हैं, प्री का चाहे मेंस का, उसके पीछे हमें कोई जस्टिफिकेशन तो जरूर आनी चाहिए। और जस्टिफिकेशन आप कैसे दोगे कि सेक्शन 154 में दिया है, लेकिन सेक्शन 154 की किस सबसेक्शन में दिया है ये भी बात बतानी आपको आनी चाहिए। तो सेक्शन 154 देखिए इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस की बात करता ही करता है, लेकिन ये कहता है कि स्टार्टिंग लाइन देखिए सबसेक्शन 1 की जो स्टार्टिंग लाइन है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए ये इसकी स्टेटमेंट ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 गिव्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ FIR। ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ FIR का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसी कोई डेफिनेशन जो स्टैट्यूट के अंदर दी गई हो। तो क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दी गई है? जैसे कंप्लेंट की दी गई है, चार्ज की दी गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की दी गई है, इस तरीके से कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की भी कोई डेफिनेशन दी गई है स्टैट्यूट। तो आपका क्या आंसर होगा? सेक्शन 154, सेक्शन 155, सेक्शन 156 और नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्शन 154 प्रोसीजर की बात करता है, ना कि डेफिनेशन बताता है कि FIR क्या है। तो आंसर क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन क्या होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 nowhere defines the term FIR. सेक्शन 154 provides only the procedure to file FIR। समझे आप लोग? तो ऐसे ही आपके आंसर बढ़ते जाइए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस, information given to the police officer, information first in point of time, it must always in writing। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑब्वियसली होती है, पुलिस ऑफिसर को भी देते हैं हम, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो टाइम में सबसे पहले दी जाए। और मैंने आपको पहले बताया था चाहे ये ओरली भी दी जा सकती है और रिटर्न में भी दी जा सकती है। तो हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, काफी बार बच्चे बहुत जल्दबाजी में ये पढ़ना ही भूल जाते हैं कि क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, और जब ऑप्शंस में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये तो सब सही से लग रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं बच्चे, और तो ध्यान रखना है बच्चों इनका। क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ऑब्वियसली ये हम लिखा है कि हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि हम ओरली भी देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी आपकी?
As per subsection 1 of section 154 of Code of Criminal Procedure, information can be given either orally or in writing. If it is given orally, then it shall be reduced to writing. दिख रहा है आपको? तो orally और in writing आप दे सकते हो, और orally भी दे रहे हो तो आपको writing में reduce करके देगा पुलिस ऑफिसर। तो लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमेशा राइटिंग में देना पड़ेगा? नहीं, हमेशा राइटिंग में नहीं देना, ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। Which of the following is not the essential element of first information report? उत्तराखंड में पूछा हुआ है, एपीओ में पूछा हुआ है 2011 और 2012। देखिए, नॉट पूछा है, एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है इसका, तो देख लीजिए, आपके माइंड में बैठ गया होगा अभी। इट इज एन इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। Information must relate to the cognizable offense. It is an information first in point of time. Information may relate to any offense whether cognizable or non-cognizable. इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं कि cognizable offense में एफआईआर दर्ज होती है, तो दूसरा सही है, पहला सही है, तो तीसरा भी सही है, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। चौथा क्वेश्चन ऑब्वियसली आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में नहीं हो सकता, cognizable केस में ही एफआईआर दर्ज होती है। एक्सप्लेनेशन क्या होगी आपकी? सेम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। इफ एनी वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A IPC इज alleged to have been committed gives information under CRPC, such information should be recorded by, किसके द्वारा रिकॉर्ड होगा ये? अगर इंफॉर्मेंट वुमेन है और विक्टिम है 326A IPC के ऑफेंस की, तो किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी? बताइए, याद होगा मेरे ख्याल से आपको। बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बाय अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बाय अ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। ऑब्वियसली ये पुलिस ऑफिसर का काम है रिकॉर्ड करना इंफॉर्मेशन का, तो ये तो हो नहीं सकते फिलहाल के लिए तो। और वुमेन है तो मैंने पहले भी बताया था कि एक वुमेन पुलिस ऑफिसर और कोई वुमेन ऑफिसर ही इसको रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला ही अच्छी तरह से समझती है। आप इस सेंस से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। और ये प्रोवाइजो जोड़ा गया था 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से। और आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि 2013 अमेंडमेंट एक्ट किस केस के बाद इसको लाया गया था। बहुत ही चर्चित केस है, आप लोगों को पता है, मुझे पता है, आपको जानते हैं वो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए आपका? As per proviso 1 of subsection 1 of section 154 CRPC, if any offense under section 326A, B, 354 और जितने भी ये केसेस हैं, ऑफेंसेस हैं, ये सारे वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन। तो इसमें दिया गया है, इट हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन, देन हर इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही या किसी वुमेन ऑफिसर के, जो भी पुलिस थाने में उपलब्ध है हमारे लिए, उसके द्वारा ही एक महिला का ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में under section 154 subsection 3 of the CRPC send the information in writing and by post to, किसको भेजेंगे? मान लो मैंने बताया था कि अगर पुलिस ऑफिसर आपके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करती है, एफआईआर को रिकॉर्ड नहीं करती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो आप एक कॉपी उसकी किसको भेजते हो? मैंने आपको बताया था पिछली सीरीज में, आपको याद होगा। देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड हाई कोर्ट। आपको याद होगा, मुझे पता है, इसका आंसर है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी को हम उसकी कॉपी भेजते हैं। एक्सप्लेनेशन वही है, सबसेक्शन 3 यही कहता है, इफ द ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, द एग्रीड पर्सन मे सेंड इट बाय पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसेक्शन क्या है इसका, सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। First information report is not a substantive evidence. It can be used during trial for the following purpose.
अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होता है? ये सब्सटैंटिव एविडेंस का मतलब कोई ऐसा एविडेंस जो कि अपने आप में काफी हो किसी केस को प्रूव करने के लिए, यानी कि सफिशिएंट हो और किसी चीज को आपको कोरोबोरेट करने की जरूरत ना पड़े। तो एफआईआर वो चीज नहीं है, क्योंकि वो तो एक इन्फॉर्मेशन है सिंपल। तो किस पर्पस के लिए इसको और यूज कर सकते हैं? तो ओनली टू कोरोबोरेट द एविडेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट द एविडेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट फॉर बोथ ए एंड बी, फॉर नाइदर ए नॉर बी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये बार बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, और कंफ्यूज जाते हैं बच्चे कि क्या कोरोबोरेट करने के लिए होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए होता है। तो ध्यान रखना ये दोनों के लिए होता है। क्यों दोनों के लिए होता है? क्योंकि एविडेंस एक्ट में आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जो इन्फॉर्मेंट है उसको कोरोबोरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये किस सेक्शन में करोगे? 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जब विटनेस क्रॉस करेगा तो कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन किस में होगा? सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोनों के पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अब देखिए इसकी अथॉरिटी है, जस्टिफिकेशन क्या होगी? तो जस्टिफिकेशन एक केस है। एफआईआर की ये सीरीज यहाँ समाप्त होती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी ही सीरीज किसी और टॉपिक पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं वो सीरीज आपके लिए ला पाऊँ। और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। So guys, for the time being, this is now the end of this video. अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। God bless you all.